फ्रेंड, मैं विकास कुमार फिर से आप लोगों का फिजिकल पॉइंट चैनल पर स्वागत कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी 11 का जो चैप्टर है उसको ले रखा है। आपको पता है कि हमने वेक्टर के जो भी हैं वो वेक्टर का टॉपिक को भी चला रहे हैं। तो अभी हमने जैसे ही वेक्टर को स्टार्ट किया है तो इसमें हमने अपना 2 लेक्चर को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में ये देखा था कि वेक्टर का इंट्रोडक्शन कहाँ से जनरेट होता है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ये सब चीज़ को हमने देख रखा है। और साथ ही सेकंड लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने ये देखा कि किस तरह से हम रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, उसका फिर से उसका डायरेक्शंस क्या होता है वेक्टर का, और साथ साथ और भी टाइप ऑफ वेक्टर बहुत कुछ देखा उसमें। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले, जैसे कि आपको पता है कि हमने कल यानी कि जो हमारा जो पिछला लेक्चर जो था लेक्चर 2, उसमें हमने ये देखा है कि एक्सिस पर अक्ष पर अगर मान लिया जाए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा होता है, घूम रहा होता है, तो कैसे हम दिशा निकालते हैं, डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्शंस हमने कल दिखाया था आपको टैन के फॉर्म में, मतलब दिखाया था टैन अलग अलग एक्सिस के, मतलब अलग अलग से किस तरह से इसको हम फाइंड करते हैं। आपको हमने ये भी बताया था कि किस तरह से डायरेक्शन से हम टैन को लेते हैं, टैन को ही सेलेक्ट क्यों करते हैं, ये भी हमने बता रखा है कल के मतलब लेक्चर में। आज हम बात करेंगे बेसिकली कि डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे, जिसको हिंदी में दिक कोसाइन कहा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्शन कोसाइन, दिक कोसाइन के बारे में। यानी कि एंगल इज आल्सो मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर हम कोण का मान भी चाहिए तो एक्स एक्सिस से ही हम मेजर करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर एक एक्सिस बना हुआ है, इसमें सब एंगल्स का मेजरमेंट दिया हुआ है। तो किस तरह से कैसे निकालते हैं हम इसी को आज देखेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हो कि अगर हमें एक्स एक्सिस से एंगल को फाइंड करना होता है, एक्स एक्सिस से अगर हमें एंगल को फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, tan अल्फा लेते हैं। तो हम बता रखे हैं जिस एक्सिस से एंगल निकालना चाहिए, निकाला जाता है, वो एक्सिस आपका क्या होता है, नीचे होता है, यानी कि डिनोमिनेटर में होता है। और ठीक इसके ऊपर क्या होता है, हम उन एक्सिस का कैलकुलेशंस करते हैं, उन एक्सिस को लेते हैं जिनका कैलकुलेशन नहीं है। मतलब क्या बच गया आपके पास, वाई और जेड बच गया है, तो इनको हम मॉड के फॉर्म में, रिजल्टेंट फॉर्म में रखते हैं, जिसको पता है कि आपको परिणाम कैसे निकालते हैं। तो अंडर रूट में सब क्या करते हैं कि इन सब का स्क्वायर करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर क्या, अगर एक्स एक्सिस से एंगल फाइंड करना है तो एक्स एक्सिस से बना हुआ कौन सा एंगल है, अल्फा है, फिर वाई के लिए बीटा है, फिर जेड के लिए गामा है। तो अगर हम एक्स एक्सिस से कोण निकालते हैं तो tan अल्फा लिखेंगे। फिर आपको पता है एक्स से निकाल रहा है तो एक्स रहेगा नीचे, जिस एक्सिस से निकालते हैं वो एक्सिस होता है नीचे, और बाकी में जो नहीं होता है यानी कि वाई जेड नहीं है इसमें, तो इनको हम ऊपर में स्क्वायर फॉर्म में लेते हैं, वो भी रूट के अंदर। ठीक है, यहाँ से फिर वाई का फाइंड करते हैं तो tan बीटा लिखेंगे क्योंकि वाई पर बीटा होता है, वाई भैया नीचे रहेगा। बच गया आपका कौन सा एक्स और जेड बचा, इसको हम रूट में करके स्क्वायर कर देंगे। उसी तरह से हम जेड का निकालेंगे तो गामा होता है, क्योंकि जेड एक्सिस पर देखो आप गामा निकाल रहे हो, तो यहाँ पर जेड एक्सिस होगा नीचे और ऊपर में क्या हो जाए एक्स और वाई स्क्वायर को हम रूट में लेते हैं। तो इस तरह से एंगल जो होता है आप फाइंड कर सकते हो, मतलब कि इसको अपने मतलब कि अपने हिसाब से फाइंड कर सकते हो। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो ये कहने का मतलब डायरेक्शन कोसाइन होता है कि जब एंगल्स, मतलब कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के एंगल आपको पता है कि अल्फा बीटा गामा कहते हैं, तो ये एंगल को जब हम लोग कॉस के हिसाब से निकालते हैं, कोसाइन के भाषा में निकालते हैं, कॉस के एंगल में निकालते हैं, तो इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। यानी कि अगर एक्सिस से बने हुए एंगल, यानी एक्सिस पर जो एंगल बना है, अगर हम कॉस के भाषा में लेते हैं, कॉस के फॉर्म में लेते हैं, तो इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, दिक कोसाइन। देख लो, जिस तरह से एक ऑब्जेक्ट जो है ओ से ए तक मूव कर रहा है, तो अगर हम एक्स एक्सिस से लेते हैं कॉस के फॉर्म में, तो कॉस अल्फा इक्वल टू ax बाई ए होगा। क्या हो जाएगा, ax, यानी कि वो जो पॉइंट मूव कर रहा है एक्स से, तो ax बाई ए कर देंगे। उसी तरह से कॉस बीटा का बात करेंगे तो y के लिए है तो a बाई में a हो जाएगा। उसी तरह से भी आपको पता है, बेसिकली आप समझो कि कॉस में ऐसा क्यों ले रहे हैं, तो आप जानते हो कि कॉस का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। आपको ये पता है ना, आपको ये पता है कि आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है, ये जानते हो। तो ये ax, मतलब ये जो ax, ay, az है, तो इसको बोलेंगे ax, ये हो जाएगा a वाला, ये वाला हो जाएगा a वाला, फिर ये हो जाएगा a और ये भी हो जाएगा a। ठीक है कंडीशन, तो ये बेस का काम करेगा, आधार का काम करेगा ना। और ये जो a है जो मूव कर रहा है ओ से लेकर a तक, अलग अलग क्वाड्रेंट में, अलग अलग चतुर्थांश में, तो ये कर्ण बना लेगा। क्या बनाएगा, कर्ण बनाएगा। आप देख लो ना भैया, अगर ऐसा कर ले तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ax। इसी तरह से y वाले फॉर्म में भी आप किस तरह से क्या करते हैं, ये ay हो जाएगा। फिर z वाले फॉर्म में भी करोगे तो भी सेम कंडीशन, तो यानी कि जो a है उस लेकर a तक का,
चाहे एक्स के लिए लो, चाहे वाई के लिए लो, चाहे जेड के लिए लो, ये हमेशा कर्ण का काम करेगा। और सिंपली ए एक्स ए वाई ए जेड जो है ये आपका आधार बना लेगा। तो देखो उसी तरह से हम कॉस के लिए लिखे हैं ये आधार के फॉर्म में, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉस के लिए है आधार और कर्ण के लिए है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर उसी हिसाब से कॉस अल्फा का एक्स बाई ए हो जाएगा, कॉस बीटा का ए वाई बाई ए, और गामा का हो जाएगा ए जेड बाई। इसको कहते हैं डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, यानी वेक्टर का दिक कोसाइन इसको बोलते हैं, सदिश का दिक कोसाइन इसको कहा जाता है। क्लियर। तो अब कहने का मतलब होता है कि अगर हम इन डायरेक्शन कोसाइन का यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, इकाई सदिश निकालते हैं, यानी कि इन डायरेक्शन कोसाइन का अगर हम यूनिट वेक्टर, आपको पता है कि एक्स वाई जेड का यूनिट क्या होता है, आई जे के होता है, कल बता रखे हैं। एक्स वाई जेड अक्ष का यूनिट क्या होता है, आई जे के होता है। तो अगर हम इनका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन कैप। एन कैप किसको इंडिकेट करता है, इकाई सदिश को, यूनिट वेक्टर को सूचित करती है एन कैप। कॉस आई, कॉस जे, कॉस के, ठीक। इसी को अगर फाइनल हम अगर यूनिट वेक्टर दे देते हैं तो क्या होता है, यूनिट वेक्टर में क्या होता है, स्क्वायरिंग करना पड़ता है ना, वर्क करना पड़ता है। तो यूनिट का मतलब होता है जिसका परिणाम, जिसका वैल्यू, जिसका रिजल्टेंट 1 होता है। तो क्या हो जाएगा ये सब, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा। क्यों अल्फा बीटा गामा लिया भैया, क्योंकि आई जो है एक्स एक्सिस पर कौन सा एंगल बना है, अल्फा। उसी तरह से ये जो बीटा है वो किसके लिए आया है, जे के लिए। जे मतलब वाई एक्सिस हो गया, ये बीटा एंगल बनाया है। उसी तरह के है, के किसके लिए होता है, जेड के लिए होता है। तो क्या बनेगा, ये आपका गामा बनेगा। तो इसी को, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, और ये होता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टली आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। यूनिट वेक्टर जो होता है, एक यूनिट वेक्टर जो होता है आप इस तरह से, मतलब कि यही आपको निकालना पड़ता है कि अलग अलग डायरेक्शन कोसाइन वाले एंगल में यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना होता है, हमेशा 1 होता है। क्लियर है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो ऐसा ही होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर बीटा का जो अगर एडिशन करते हैं तो 1 के बराबर होता है। क्लियर है। फिर से समझाते हैं, समझना। ये अगर हमारा एक क्वाड्रेंट है, एक्सिस के फॉर्म में है, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो O पॉइंट से A तक मूव कर रहा है, O से A पॉइंट तक मूव कर रहा है। तो अगर हम x के हिसाब से चलते हैं तो ये तो हो गया इसका बेस बोलते हैं, और OA क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो अगर इसमें एंगल अल्फा मूव किया है तो कोसाइन की भाषा में, कॉस भाषा में क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स बाई ए। एक्स क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये बेस है, ये क्या है, बेस है, ए एक्स बेस बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए, ये ए ना हो गया, हाइपोटेनस ए हो गया। उसी तरह से बीटा लेते हैं वाई के लिए, बीटा, तो ये हो जाएगा ए वाई जब का बेस हो गया, और ए जो हो गया ये आपका हाइपोटेनस, क्योंकि कॉस में क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, यानी आधार बटा कर्ण होता है। उसी तरह से गामा लेंगे अगर हम गामा, तो कहने का मतलब है कि अगर इसमें आपका ए मूव करेगा, मान लीजिए ए यहाँ तक मूव कर रहा है, तो ये फाइनली आपका क्या बनेगा, यहाँ से अगर हम मतलब कि इसको 3D फॉर्म में अगर लेते हैं, 3D फॉर्म में इसको, तो ये आपका बनेगा बेस, ये बेस बनेगा। और कहने का मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगा आपका ये हाइपोटेनस। ये हो जाएगा ए, क्योंकि ये पॉइंट ए तक मूव करेगा, और ये हो जाएगा ए जेड, क्योंकि सब में ऐसे ही ना फिगर बन रहा है। तो उसी तरह से कॉस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए जेड बाई ए हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर ये हमें डायरेक्शंस को साइन मिल रहा है, दिक को साइन, तो अगर हम इसके यूनिट वेक्टर में लेते हैं, यानी इकाई सदिश में लेते हैं, तो एन कैप को यूनिट वेक्टर इकाई सदिश बोलते हैं। तो कॉस आई, क्योंकि एक्स एक्सिस के लिए है ना, एक्स का आई होता है। कॉस जे किसके लिए होता है, वाई के लिए, वाई में होता है जे, और जेड के लिए क्या होता है के। तो हम इसका यूनिट लिखे हैं, जिसको हम डेराइव करते हैं एंगल के फॉर्म में। तो यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड क्या, मैग्नीट्यूड परिणाम एक तो हो गया, इसको एंगल में डाल दो, एंगल में डालने पर ये स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर आई के लिए क्या लिखेंगे, अल्फा, क्योंकि एक्स एक्सिस है। फिर जे के लिए क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस मतलब बीटा, और के लिए क्या होता है, जेड एक्सिस मतलब गामा। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो कुछ नहीं है, सबसे इजी फॉर्म है डायरेक्शन कोसाइन को फाइंड करना। अलग अलग एक्सिस पर जब एंगल क्रिएट होता है तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, अगर आप इस एंगल को कॉस का फॉर्म में लेते हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने आपसे कह रखा था कि वेक्टर, किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर में प्रूव तभी किया जाता है, ये तो आप जानते हो कि उसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होना चाहिए। हमने एक और चीज़ बताया था इंट्रोडक्शन के क्लास में, यानी कि फर्स्ट लेक्चर में, कि उसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करना होगा। तो अभी हम देखेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। ठीक है। ये उतना कोई ब्रॉड टर्म नहीं है, मतलब कि बेसिकली आपको ध्यान रखना पड़ता है कोसाइन क्या होता है। तो जब एक्सिस पर बने हुए एंगल को कॉस के फॉर्म में लिया जाता है तो उसको बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल एक्सिस यानी कि एक एक्सिस का एंगल निकालना चाहते हो तो ये tan वाले फॉर्म से निकाल सकते हो, और यही tan आपका एंगल भी बता देगा और यही tan आपका डायरेक्शन भी बता देगा। ठीक है।
कुछ नहीं है, बहुत ही इजी चीज़ है। अभी हम देखेंगे कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस क्या होता है। ठीक है, आज का ये जो क्लास है इसमें तो हमने डायरेक्शन कोसाइन बता दिया आपको, और अब चर्चा करेंगे कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस होता क्या है। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस क्या है। हेडिंग डाल देते हैं, तो बोलेंगे वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इसको बोलते हैं। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होता है ये भैया ये दो रूप में होता है, दो पार्ट में होता है। कौन कौन से पार्ट में होता है ये आपको बता रहे हैं, दो पार्ट में होता है सर। ये दोनों पार्ट कौन कौन होते हैं ये देखेंगे। एक को कहते हैं ट्रायंगल लॉ, वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ, और एक होता है पैरालेलोग्राम, पैरालेलोग्राम लॉ। ठीक है, यानी एक होता है त्रिभुज में, और ये होता है हिंदी में पैरेललोग्राम को बोलते हैं ये समानांतर चतुर्भुज, समानांतर। इसमें देख लो ट्रायंगल क्या होता है, माने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस होता क्या है ट्रायंगुलर फॉर्म में, या फिर इसमें क्या होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये क्या होता है। मान लीजिए कि एक पॉइंट से वेक्टर जो है चलना शुरू कर दिया है ये, ठीक, तो भैया इसको बोलते हैं हम टेल यानी पूंछ, और ये टिप को बोलते हैं हम लोग हेड। इसको क्या बोलते हैं, हेड। ठीक है, तो यहाँ से चलो ये हम लिखते हैं ओ, ये हो गया आपका ए। फिर ठीक भैया यहाँ से चलेगा आपका, ये हो जाएगा टेल, और ये हो जाएगा आपका हेड, ओ ए, ये हो गया आपका बी। ठीक है, तो ये अब सुनिए जरा बात, जब किसी भी वेक्टर के एक टेल, अब ये फाइनल आपका क्या हो गया हेड। ठीक, तो ओ ए में ओ आपका टेल हो गया, ए आपका हेड हो गया। फिर ओ बी ए बी में ए आपका यहाँ पर बनेगा टेल और ये बनेगा हेड। तो ध्यान रखिएगा कि जब एक ट्रायंगुलर फॉर्म में त्रिभुजा आकार में जब टेल को हेड के साथ मिलान किया जाता है, टेल को हेड के साथ जब मिलान किया जाता है, टेल को हेड के साथ जब मिलान किया जाता है, तो ये उसका परिणाम के बराबर होता है, ये उसका परिणाम के बराबर होता है। समझ गए बात को। आप समझिएगा ये ट्रायंगुलर वेक्टर एडिशन कैसे फॉलो करते हैं। जब हम एक ट्रायंगुलर फॉर्म में वेक्टर बना रहे हैं, तो जैसे ये आपका मान लीजिए हो गया ये ओ ए वेक्टर, यानी कि इसको देते हैं नाम ए वेक्टर, इसको हम नाम देते हैं स्मॉल ए वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर। ये क्या होगा आपका बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर इसका नाम दे दिए हैं। तो कहने का मतलब वेक्टर ए का टेल और वेक्टर बी का हेड को जब कोई वेक्टर मिलान करता है, मतलब कि उसको जोड़ता है, कनेक्ट करता है, तो ये वेक्टर का जो वैल्यू होता है, ये रिजल्टेंट इन दोनों के सम के बराबर होता है, सम ऑफ स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि कहने का मतलब होता है, जैसे अगर हम इसको कह दें कि अगर दो वेक्टर जो हैं अपना मैग्नीट्यूड में यानी वैल्यू दे रहा है, तो इनका टेल और इनका हेड को जब मिलान करता है तो इनका मैग्नीट्यूड इनके रिजल्टेंट के बराबर होता है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इस रिजल्टेंट के बराबर होता है। इसी को बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशंस। क्या बोलते हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशंस। यानी कि यहाँ पर अगर ये एंगल बनाए तो थीटा, तो ये जो होता है रिजल्टेंट परिणाम जो होता है क्या होता है, ये होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये होगा परिणाम के बराबर। क्या होगा, परिणाम के बराबर। ठीक है, ये क्या होता है परिणाम। ध्यान रखिए कब होता है, जब एक वेक्टर का टेल, ये टेल हो गया मतलब पूंछ, और जब एक वेक्टर का हेड,
पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड को जब एक भुजा एक साइड जब मिलान में लाता है, मैच करता है, कनेक्ट करता है, तो ये जो मैचिंग वाला है इसका परिणाम जो होता है इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। इन दोनों वेक्टर के क्या होता है? मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ठीक है, तो ये होता है इनका रिजल्टेंट। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर होता है रिजल्टेंट, यानी कि जब वेक्टर एक वेक्टर ए है इनका टेल और दूसरा वेक्टर बी है इनका हेड, इन दोनों वेक्टर को जब आपस में कनेक्ट करता है तो इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर ये हो जाते हैं। इन दोनों वेक्टर के क्या होता है? मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाता है, मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी को बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। का मतलब होता है कि सदिश सम, त्रिभुज का सदिश सम इसको बोलते हैं, त्रिभुज का सदिश सम भी कहा जाता है। उसी तरह से अगर हम पैरेललोग्राम एक बनाते हैं, माने कि एक समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं, जैसे देख लीजिए ये आपका हो गया एक वेक्टर, इसका ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, यहाँ से एक सेम कंडीशन की ओर जा रहा है। ठीक, ये हो गया वेक्टर P और ये हो गया आपका वेक्टर Q। तो वेक्टर R इनके टेल और हेड को जब मिलान करेगा, ये R, उसी तरह से ये सेम वेक्टर एक कंडीशन क्रिएट करेगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका Q और ये हो जाएगा आपका P। तो ये रिजल्टेंट जो होता है इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये भी देख लीजिए आप, ये पैरेललोग्राम बन रहा है, समानांतर चतुर्भुज बन रहा है, तो इसमें भी सेम कंडीशन, एक का टेल और एक का हेड, यानी वेक्टर P का टेल और वेक्टर Q का हेड को जब ये मिलान कर रहा है R साइड, तो इन दोनों रिजल्टेंट दोनों के परिणाम के बराबर हो रहा है, दोनों के परिणाम के बराबर है। और इसको फाइनल हम लिखेंगे तो यही फिर से वैल्यू हमारा मिलेगा, क्या मिलेगा? रूट ऑफ परिणाम निकालने का तरीका P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो यही होता है आपका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। यही नियम को फॉलो अगर कर रहा है कोई क्वांटिटी, तब हम उसको परिपूर्ण रूप से यानी कि फुल्ली उसको हम वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम फुल्ली वेक्टर बोलते हैं। इसमें अगर आप एंगल फाइंड करना चाहते हो, अगर हम इसमें एंगल फाइंड करना चाहते हैं कोण, तो tan A का फॉर्म में लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? tan फॉर्म में, तो tan ऑफ थीटा। और सेम इसमें भी अगर आप एंगल निकालना चाहते हो तो यहाँ पर भी आपको tan ऑफ थीटा ही फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशंस में हम लिखेंगे tan ऑफ थीटा कहीं। तो यहाँ पे होता है ये b sin थीटा y में, b स्मॉल लिखते हैं, b sin थीटा y में a प्लस b sin cos थीटा। ठीक है, तो ये है आपका कहने का मतलब निकालने का एंगल्स, यानी कि जब ट्रायंगल फॉर्म यानी कि वेक्टर ऑफ एडिशंस करते हो तो इनका अगर आप एंगल निकालोगे तो tan थीटा इक्वल टू होता है b sin थीटा प्लस में y में a प्लस b cos थीटा। इस तरह से इसको फाइंड करना पड़ता है। यहाँ पर भी आप निकालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका q sin थीटा y में p प्लस q cos थीटा। अगर यहाँ पर ये एंगल बना है तो इस तरह से वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इसको बोलते हैं। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में जरा फिर समझिएगा, जब भी कोई मतलब कि जब भी कोई साइड किसी वेक्टर के टेल और एक वेक्टर के हेड को जब कंबाइन करता है, तो ये जो साइड का वैल्यू होता है इन दोनों के मैग्नीट्यूड यानी दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहा है फिर से, जब भी एक साइड किसी वेक्टर के टेल और दूसरे वेक्टर के हेड को जब कंबाइन करता है, मतलब कनेक्ट करता है, जोड़ता है, तो इस वेक्टर का जो परिणाम, इस वेक्टर का जो वैल्यू होगा इन दोनों वेक्टर के परिणाम यानी कि रिजल्टेंट के बराबर होता है। और इस रिजल्टेंट को तोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा? इस फॉर्म में आ जाए। रिजल्टेंट ऐसे नहीं निकलता है, तो ये होता है। ये ट्रायंगल वैसे भी तो दो ट्रायंगल हो गया ना, एक ट्रायंगल दो ट्रायंगल, तो सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई किया गया है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल भाषा में याद करना है भाई कि एक वेक्टर का टेल और दूसरा वेक्टर का हेड को जोड़ता है तो इसका वैल्यू जो होता है इन दोनों के परिणाम के बराबर होता है, इन दोनों सदिश के परिणाम के
बराबर होता है, परिणाम इस तरह से निकालते हैं। तो यही कहलाता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस। क्या कहलाता है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस। चाहे आप इसको ट्रायंगल में पढ़ लो, चाहे आप इसको पैरेललोग्राम में पढ़ लो, यानी कि चाहे आप इसको त्रिभुज में पढ़ लो या फिर समानांतर चतुर्भुज में इसको पढ़ लो, यही होता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशंस, यानी कि सदिश योग का नियम। इसी को बोलते हैं सदिश योग का नियम। इसको क्या बोलते हैं? सदिश योग का नियम इसको बोलते हैं, सदिश योग का नियम। ठीक है, ये तो यहाँ तक कंडीशंस आपका उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन काफी अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह से रिजल्टेंट निकाला जाता है। इस पर बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, तो सबका हम जिक्र अपने नेक्स्ट वीडियो में करना चाहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको डाउट है या फिर जो भी आपके मन में कुछ अपना ओपिनियन बन रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर लो और हम उसको देख पाएंगे कि क्या दिक्कत है आपको, क्या परेशानी है, क्या आपका व्यू है। ठीक है, हम अपने अगले लेक्चर्स में क्या करेंगे उसको आपको ये तो काफ़ी बारीक ढंग से आपको पढ़ लेना होगा। अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिजोल्यूशंस, मतलब कि रिजॉल्विंग इसका बात करेंगे। वेक्टर का रिजॉल्विंग कैसे होता है, मैंने वेक्टर को कैसे तोड़ा जाता है, और साथ साथ इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो कंपटीशन का क्वेश्चन बन जाता है। तो आप अगले वीडियो का थोड़ा सा इंतजार कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।